सब्जेक्ट एकदम फ्रेश है। इस सब्जेक्ट का नाम है, क्या है, CRVI। ठीक है, QCRVI, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग वैल्यूएशन इंसॉल्वेंसी। इस सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो इसके 3 पार्ट है। पार्ट 1 कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, कितने मार्क्स का है, 40 मार्क्स का। ठीक है। पार्ट 2 वैल्यूएशन, कितने मार्क्स का, 20 मार्क्स का। पार्ट 3, जब भी पार्ट्स आते हैं ना तो तुम्हें थोड़ा सा खुश होना चाहिए, क्योंकि पार्ट्स में थोड़ी सी चीजें स्पेसिफिक हो जाती है। इंसॉल्वेंसी लिक्विडेशन वाइंडिंग अप 40 मार्क्स का। ठीक है। तो अगर तुम 3 पार्ट देखोगे तो फर्स्ट पार्ट 40, लास्ट पार्ट 40, फर्स्ट और लास्ट पार्ट 40 और बीच का है 20। इस 20 की बात करूं तो ये वैल्यूएशन है, दैट मीन्स ये प्रैक्टिकल है, और ये आपको पढ़ाएंगे कौन, अभिषेक सर। इस प्रैक्टिकल में भी एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल है। तो जो जनरल थ्योरी है वो मैं पढ़ाऊंगी, और जो प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल की थ्योरी है वो अभिषेक सर पढ़ाएंगे। ठीक है। इसमें अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि भैया 10 मार्क्स की थ्योरी पूछ ली और 10 मार्क्स से क्या पूछ लिए, प्रैक्टिकल। कभी कभार किस्मत अच्छी होती है कि भैया ऑप्शन में भी हमें क्या मिल जाता है, थ्योरी थ्योरी मिल जाती है। ठीक है। लेकिन स्टिल मैं अभी ये मान के चलूंगी तुम्हारे दिमाग में क्या होना चाहिए, 20 मार्क्स में भी पूरे 20 मार्क्स के प्रैक्टिकल नहीं होते, 10 मार्क्स की थ्योरी और 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल। अब वो इंस्टीट्यूट का थोड़ा कभी है ना माइंड ऊपर नीचे हो जाए तो थ्योरी थ्योरी दे दी, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल दे दिया, वो अब उनकी मर्जी होती है। अदरवाइज तुम तो 50-50 रेशियो लेके चलोगे और पढ़ोगे। और घिसे पिटे क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे बहुत ज्यादा वाले क्वेश्चंस नहीं है। ठीक, चलो हम जो पहले स्टार्ट करने वाले हैं वो हम 40 मार्क्स का स्टार्ट करेंगे। दैट वाज थर्ड पार्ट आपका इंसॉल्वेंसी लिक्विडेशन और फाइंडिंग अप, जो कि हमारा क्या है, पूरा का पूरा क्या है, आईबीसी। जब हम आईबीसी पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आईबीसी पढ़ेंगे। ठीक है। बीच में आपको ये दिख रहा है डेट रिकवरी, सरफाइसी। ठीक है, ये एक्ट हम अलग से पढ़ेंगे। और यस, थोड़ा बहुत आप वाइंडिंग अप देखोगे तो ये कंपनीज एक्ट भी आता है। तो मेन मेजोरिटी आप 80% क्या पढ़ने वाले हो, आईबीसी पढ़ने वाले हो। बाकी आपका जो 10% सरफाइसी, 10% जो कंपनीज एक्ट है, और कंपनीज एक्ट में भी क्यों कंपनीज एक्ट उन्होंने बोल रखा है, क्योंकि आईबीसी की बात हो रही है। तो आईबीसी में अगर कंपनी का ही हम क्या कर रहे हैं, प्लान हम सक्सेसफुल चाहते हैं। देखो आईबीसी में क्या होता है, एक बीमार कंपनी होती है, उस कंपनी को ठीक कर दिया तो वेरी गुड, लेकिन कंपनी ठीक नहीं होती तो कंपनी कहाँ जाएगी, खत्म ही होगी, वाइंडिंग अप ही होती। इसलिए ये थोड़ा बहुत आपको वाइंडिंग अप ये सारी चीजें पढ़नी पड़ती है। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करेंगे एकदम से। कौन सा, चैप्टर 14 में आएंगे। आ जाओ, चैप्टर 14 आपको ऐसे थर्ड पार्ट दिखेगा, पार्ट थर्ड, चैप्टर 14। मिल गया सबको चैप्टर 14? आ जाओ स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है, इंसॉल्वेंसी। अभी जो फर्स्ट चैप्टर है ये आपको बस बैकग्राउंड बता रहा है, चीजें बहुत ज्यादा रिपीटेटिव तुम्हें यहाँ पे मिलेंगे। ये इस फर्स्ट चैप्टर में भी रिपीटेटिव बताएंगे, और ये चीज फिर से सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर में भी लेकर जाएंगे, कैरी ऑन करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले इंसॉल्वेंसी का मीनिंग क्या होता है, उसका पूरा आईबीसी क्या स्ट्रक्चर्ड होता है, ये सारी चीजें बताएंगे। जब भी हम कोई चैप्टर स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले उसका हम क्या देखते हैं, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इस चैप्टर में आईबीसी पढ़ने वाले। आईबीसी ईयर कौन सा है, मतलब 2016 में ये आया। ठीक है। चलो आईबीसी कोड पढ़ेंगे, और आईबीसी के कोड के साथ साथ हम आईबीसी के रेगुलेशंस पढ़ेंगे। सबसे पहला रेगुलेशन का नाम क्या है, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन। फिर हम क्या पढ़ेंगे, लिक्विडेशन प्रोसेस, वॉलेंट्री लिक्विडेशन प्रोसेस, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। ये सारे रेगुलेशंस है, लेकिन यस आप मेजरली जो सबसे पहले ज्यादा पढ़ने वाले दैट वाज हमारा आईबीसी, जो हमारा कोड है 2016। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि भैया ये आईबीसी 2016 में आया क्यों। लॉ तो पहले इससे पहले भी होंगे, आईबीसी लाने की क्या जरूरत थी, आईबीसी लाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बिफोर बहुत सारे लॉस थे, बड़ी कंफ्यूजन होती है। भैया कंपनी का वाइंडिंग अप होगा तो कैसे होगा, भैया कंपनीज एक्ट में जाना पड़ेगा। अच्छा पार्टनरशिप फर्म का होगा तो क्या, पार्टनरशिप एक्ट में जाना पड़ेगा। एलएलपी का होगा तो एलएलपी के एक्ट में जाना होगा। एक इंसान का भी दिवालिया निकल गया है, उसको कैसे देख लेंगे, भैया जो इंडिविजुअल को लेके लोगे। तो कुल मिलाकर पहले क्या होते थे, मल्टीपल लॉज होते थे। एक इंसान का दिवालिया निकला तो अलग तरीके से प्रोसेस, पार्टनरशिप फर्म का अलग तरीके से, कंपनी का अलग तरीके से, कंपनीज एक्ट बैठा है। तो कुल मिलाकर इन्होंने कहा कि भैया हम ना इकलौता लॉ लेकर आए। अगर इंसॉल्वेंसी होती है तो मैं भी आईबीसी के प्रोसीजर में ही जाऊंगी।
अगर आईटेक्स कंपनी का होता है तो वो भी, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म का होता है तो वो भी, एलएलपी का होता है वो भी। मतलब आईबीसी एक सिंगल वन लॉ बना दिया है, मतलब मल्टीपल लॉस को हटा दिया। कंपनीज एक्ट में साफ बोल दे भैया कंपनी का कोई भी सिस्टम इधर उधर होता है तो प्लीज रेफर करो आईबीसी। तो इसलिए कंपनीज एक्ट में भी आईबीसी, पार्टनरशिप फॉर्म में भी आईबीसी, हर जगह जहां जहां इंडिविजुअल एक्ट बने थे उन सब की जगह पे रेफर क्या कर दिया, अब ये सारी फॉर्मेलिटीज के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा, आईबीसी जाना पड़ेगा। तो पहले मल्टीपल लॉज होते थे, आज की डेट में क्या हो गया, सिंगल लॉ बन गया। पहले टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती थी, आज की डेट में क्विक प्रोसेस आ गई। मतलब 180 डेज, भैया तुम्हें मालूम है तारीख पे तारीख ही मिलती रहती है हर जगह, ठीक है। कंपनीज एक्ट की प्रोसीजर अलग, पार्टनरशिप फर्म के अलग प्रोसीजर, सबके अलग प्रोसीजर, सबका अपना सिस्टम जाएगा। तो भैया आईबीसी ने साफ क्या बोल दिया है, कितने समय पे हो जाएगा, 180 डेज में हम मैटर को क्लोज कर देंगे। जनरल रूल, एक्सेप्शन तो ऑब्वियसली होंगे। 180 डेज मंथ में जरा बताओ मुझे, अप्रॉक्स 6 महीने, मतलब 6 महीने में आपको किसी न किसी कंक्लूजन में वो ले ही आएंगे। अगर एक्सेप्शनल केसेस होंगे तो 180 डेज के ऊपर भी हम जाएंगे, ये चैप्टर के डिटेल में पढ़ेंगे। चलो, मल्टीपल कोर्ट ऑफ लॉ, अगर मल्टीपल लॉ है तो सबके अपने अपने कोर्ट्स होते थे। इन्होंने कहा कि भैया हम किसे लेकर आगे, एनसीएलटी और डीआरटी के पास से मैटर जाएगा, ठीक है। चलो, एनसीएलटी का नाम तो तुमने सुना ही है, फुल फॉर्म बताओ, नेशनल नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। डीआरटी का डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, ठीक है। चलो, नो डेटाबेस ऑफ द केस, भैया कोई एक सिंगल डेटाबेस नहीं होता था, कंपनी का अलग तैयार हो रहा है, इंडिविजुअल का अलग, पार्टनरशिप फर्म का। मतलब आज की डेट में अगर मुझे किसी के बारे में जानना है तो कोई सेंट्रलाइज कोई एक जगह नहीं है कि जिसमें मुझे सबकी डिटेलिंग मिल जाए। इन्होंने कहा कि भैया यहाँ नया कंसेप्ट लेके आए आईबीसी में, क्या लेकर आए, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी एक सेंट्रलाइज डेटाबेस है, किसी इंसान का दिवालिया निकल गया तो यहीं से पता चलेगा, कंपनी का, पार्टनरशिप का, एलएलपी का, सोल प्रोप्राइटर, किसी का भी यहां से पता चल जाएगा, ठीक है। चलो, पहले कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं होती थी, सब अपने अपने तरीके से चल रहे। भैया कंपनीज एक्ट के मैटर एनसीएलटी देखता था, ठीक है, इंडिविजुअल के मैटर अपने तरीके से, पार्टनरशिप फॉर्म, एलएलपी सब अपने अपने तरीके से। लेकिन अब इन्होंने क्या बोल दिया, एक सिंगल रेगुलेटर हम मार्केट में ले हैं इन मैटर्स के लिए, दैट वाज आईबीबीआई, ठीक है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्टी बोर्ड ऑफ इंडिया, डिटेल में जाएंगे। ये यहाँ का रेगुलेटर है, मतलब कोई भी रूल्स रेगुलेशन का करता धरता कौन है, आईबीबीआई। तुम अगर नोटिस करोगे तो जैसे हम पढ़ते थे ना, सेबी के रेगुलेशन, सेबी आईसीडी है, सेबी एलओडी है, तुम रेगुलेशंस देखो इनके, आईबीबीआई के इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, आईबीबीआई मतलब आईबीबीआई इस रेगुलेटरी जो रूल्स रेगुलेशंस बनाता है, उन्होंने ये सारे रेगुलेशंस बनाए। क्लैरिटी है। चलो नेक्स्ट क्या लिखा है, फोकस मोर ऑन दी, पुराने जितने भी लॉज थे उनका फोकस क्या था, भैया उधार ले लिया इन्होंने बहुत ज्यादा, दिवालिया निकल गया मतलब बहुत उधार ले लिया है, भैया जिनसे इन्होंने उधार लिया वो क्रेडिटर, उनको उनका पैसा मिल जाए। तो पहले उनका फोकस रिकवरी होता था, इन्होंने कहा भैया ना ना, हमें बस रिकवरी नहीं देखना है, भैया मैंने अगर किसी से बहुत ज्यादा उधार ले लिया है उनको तो पैसे लौटाने हैं, लेकिन साथ ही में मुझे खत्म थोड़ी ना करना है, रिवाइव भी तो करना है। अब जो नया लॉ बना है वो रिकवरी को भी कंसर्न में रखता है और रिवाइवल को भी, मुझे भी बचाना है। आईबीसी में कैसी बातें होती है, सामने वाला पेशेंट है, अभी बीमार है, हमें इसे ठीक करके वापस से जिंदा करना है। बेस्ट ट्राई क्या होता है, कंपनी को वापस खड़ा करना, वाइंडिंग अप लास्ट रिसोर्ट होता है, ये हमेशा बात याद रखना। मतलब हर कोई नहीं चाहता कि भैया कंपनी बंद हो जाए, हम कंपनी को बचाकर वापस लेके आना चाहते हैं। लेकिन पहले जो लॉज होते थे इनका फुल फोकस क्या होता है, भैया इनको क्रेडिटर को बेच दो, इसको क्रेडिटर को पैसा तो मिले, लेकिन उन्होंने कहा कि भैया बेचना नहीं है, कहीं सही जगह से उसको वापस से उठाना है, ठीक है। डिस्करेज करता था, अब क्योंकि हर कोई परेशान हो जाएगा, पैसे देने वाले भी परेशान हो जाएगा, क्रेडिटर वो भी टेंशन में आ जाएगा, भैया पैसे वापस नहीं मिलते, एंटरप्रेन्योर बिजनेस करने वाले को भी पैसे की जरूरत है, तो सब परेशान है, सब परेशान है, डिस्करेज होते थे पुराने लॉस के हिसाब से। नए लॉस के हिसाब से दोनों, लेंडर भी खुश है और एंटरप्रेन्योर को क्या मिल जाएगा, उसको उसका पैसा मिल जाएगा, मैं बिजनेसमैन, मैं एंटरप्रेन्योर, मुझे मार्केट से मैंने पैसा उठाया लेकिन मैं नहीं चुका पाई, तो लेंडर भी टेंशन में, मैं भी टेंशन में। लेकिन आईबीसी आ गया, आईबीसी मुझे बचाएगा और उसको उसका पैसा लौटा देगा, तो दोनों खुश है ना। तो ये जो नए लॉज है वो एक तरीके से क्या करते हैं, एनकरेज करते हैं। तो क्यों आईबीसी 2016 में आया, 2016 से पहले लॉस तो थे ना, सबके अपने अपने लॉस थे, कंपनीज एक्ट भी है भैया, पार्टनरशिप फर्म भी है, एलएलपी एक्ट भी है, सबके हैं, क्यों अलग से लाया, इसीलिए लाया। पहला रीजन क्यों लाया, सिंगल लॉ लाने के लिए। दूसरा, जल्दी से प्रोसेस हो जाए, आज की डेट में 180 डेज में मैटर खत्म। नेक्स्ट, मल्टीपल कोर्ट्स होते थे, एनसीएलटी डीआरटी आया, हम एक सेंट्रलाइज डेटाबेस लेके आए, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, हम एक सिंगल रेगुलेटर लेकर आए जो बाकी सबसे अलग है।
फोकस किस में, रिकवरी भी और रिवाइवल भी, और एनकरेज करना किसको, लेंडर्स को। और क्या बेस समझ में आया? चलो अब बेस समझ में आ गया, अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन, वही घिसी पिटी बातें। घिसी पिटी बातें कि बैंक्रप्सी जो वर्ड है आया कहां से। बैंक्रप्सी ओरिजिनेटेड फ्रॉम दी, क्या लिखा है, इटालियन फ्रेज। ये इटालियन फ्रेज क्या लिखा है, बैंकरोटा। बैंक अलग, मतलब बेंच, है ना। रोटा मीन्स ब्रोकन, मतलब क्या, बेंच को ब्रोक कर दिया, तोड़ दिया। दैट मीन्स लॉ को तोड़ा, लॉ को ब्रेक किया, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने कहा कि भैया ऑब्जेक्ट क्या है, बैंक्रप्सी प्रोसेस क्या है। बैंक्रप्सी प्रोसेस होता है जहां पे एक प्लेटफॉर्म की तैयार किया जा रहा है जहां पर क्या हो सके, भैया हमारा जो क्रेडिटर है और जो हमारे एक्सटर्नल फाइनेंसर है, फॉर एग्जाम्पल मेरा दिवालिया निकल रहा है, बैंक से बहुत ज्यादा पैसा ले लिया, क्रेडिटर कह रहा है पैसे दो, तुम लोग बीच के फाइनेंसर, तुम्हें लग रहा है कि नहीं दीदी के आइडिया में तो दम था, बस पैसे की शॉर्टेज होगी, थोड़ा मैनेजमेंट थोड़ा सा गड़बड़ है, मैनेजमेंट बदल देते, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हटा देते, अदरवाइज चीज तो अच्छी थी। तो तुम एक्सटर्नल फाइनेंसर हो, तुम्हारे और क्रेडिटर के बीच में क्या हो रहा है, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है कि भैया हम तुम्हारा पैसा तुम्हें रिटर्न कर देंगे, ठीक है, हम तुम्हें तुम्हारा पैसा रिटर्न कर देंगे, बदले में हमें ये चीजें चाहिए, तो प्रॉपर नेगोशिएशन। तो बैंक्रप्सी प्रोसेस एक नेगोशिएटेड प्लेटफॉर्म है जिसमें क्रेडिटर और बाहर के एक्सटर्नल फाइनेंसर जो इस कंपनी में इंटरेस्टेड है उनके बीच में प्रॉपर डिस्कशन होता है। कैसे डिस्कशन होगा, प्रॉपर प्रोसेस हम पढ़ेंगे कि कैसे, है ना, मीटिंग बुलाई जाती है, कैसे हम बातें करेंगे। एक डेटर जो रहता है, मैं इंसॉल्वेंट कैसे, मैं इंसॉल्वेंट कैसे हो जाती हूँ भैया, अपने अपने रीजन से, क्या फाइनेंशियल फेलियर या फिर बिजनेस फेलियर, रीजन और डिटेल में जाएंगे, अभी जनरल बातें। चलो तो इंट्रोडक्शन में बस ऐसी जनरल जनरल बातें हैं, आओ यहां से फाइनली स्टार्ट करें। सबसे पहले हेडिंग आपकी क्या है, कंसेप्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी, लिक्विडेशन। ये तीन वर्ड, इन तीन वर्ड को हम आज अच्छे से समझेंगे। तुम लोग क्या समझते हो पहले मुझे बताओ, इंसॉल्वेंसी मतलब क्या, दिवालिया निकल जाना, ठीक है, या फिर मैं और इजी बोलूं, एसेट कम हो गए और लायबिलिटी ज्यादा है। चलो बैंक्रप्सी मतलब क्या है, बैंक्रप्ट, डेट पे करने के लिए केपेबल, तो इंसॉल्वेंसी भी तो मैंने यही बोला, वेरी गुड। मैं हवा में बात कर रही हूँ यार, मैं तो इंसॉल्वेंट होगी, इंसॉल्वेंट होगी, इंसॉल्वेंट मैं बोल रही हूँ ना, तो अभी बातें हवा में। लेकिन जब बैंक ने देख लिया और मुझे बोल दिया कि हाँ दीदी सच बोल रही है, एसेट कम है, मैं भी यही बोलूँ ना, एसेट कम है लायबिलिटी ज्यादा है, लेकिन झूठे लोग भी तो होते हैं ना। बैंक ने बोला बिल्कुल झूठ बोल रही है। तो इंसॉल्वेंसी एक कंडीशन है, एक स्टेटमेंट है जो कोई भी देता है, लेकिन जब ये बैंक ने ऐसा थप्पा मार के बोल दिया ना कि हाँ ये बैंकरप्ट हो गया है, तो ये बैंकरप्सी कहलाता है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। तो लिक्विडेशन क्या है बच्चों, खत्म हो जाना, कैश फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, बचपन से यही पढ़ा है हम लोगों ने, आओ समझो। इंसॉल्वेंसी एक जनरल टर्म है। मैं अगर एक इंसान हूं तो मैं भी अपने लिए बोलूंगी मैं इंसॉल्वेंट हो गई हूँ, कंपनी भी अपने लिए क्या बोलेगी कि मैं इंसॉल्वेंट हूं, और एलएलपी भी क्या बोलेगी, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंसी एक स्टेट है, एक कंडीशन है, स्टेटमेंट है। इंसॉल्वेंसी एक स्टेटमेंट, एक कंडीशन है जिसमें मैं बोल रही हूँ अपने आप को कि मैं अनएबल हूं टू पे हिज डेट। मतलब इंसॉल्वेंसी एक कंडीशन, ये कंडीशन, ये स्टेटमेंट इंडिविजुअल भी अपने आप को बोलता है, कंपनी भी बोलती है और एलएलपी बोलती है। लेकिन यही चीज फाइनल ऑर्डर के फॉर्म में अनाउंस कर दी जाती है, कंक्लूजन दे दिया जाता है, थप्पा मार दिया जाता है, लीगल अगर नोटिस आ गया कि हाँ, तो ये लीगल नोटिस, बैंक्रप्सी और लिक्विडेशन दोनों सेम है, लेकिन बैंक्रप्सी वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, इंडिविजुअल के लिए। तुम देखना हमेशा क्या बोला जाता है, यार वो इंसान तो बैंकरप्ट हो गया, इंसान के लिए बोला जाता है। और यही चीज लिक्विडेशन, कंपनी और एलएलपी। लेकिन क्योंकि हमने बहुत ज्यादा कंपनी एलएलपी ये सब सुन लिया तो हमें लिक्विडेशन ज्यादा पता रहता है। लेकिन क्या अब रिलेट कर पा रहे हो, मतलब लिक्विडेशन भी फाइनल ऑर्डर है और बैंक्रप्सी भी फाइनल ऑर्डर है, लेकिन जब लीगल नोटिस आया मेरे लिए तो मुझे बैंक्रप्सी बोला जाएगा, आईटेक्स के लिए आएगा तो क्या बोला जाएगा, लिक्विडेशन। क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है। और इंसॉल्वेंसी क्या है, मैं खुद से बोल रही हूँ कि भाई मैं इंसॉल्वेंसी हो चुकी हूँ, अब प्लीज मुझे चेक कर कर फाइनल ऑर्डर दे दो। कोर्ट में मैटर जाएगा, अब हमारे कोर्ट एनसीएलटी डीआरटी यही सब है, ठीक है। तो यहाँ मैटर जाएगा और वो अनाउंस करेंगे कि हाँ हमने पूरे एसेट इनके कैलकुलेट कर लिया, हमने पूरी लायबिलिटी कैलकुलेट कर दिया, अब हम फाइनल ऑर्डर दे रहे हैं। तो फाइनल ऑर्डर जो आता है वो बैंक्रप्सी और लिक्विडेशन कहलाता है।
ठीक है। और जब मैं खुद से ये कंडीशन बोलती हूँ दैट वाज इंसॉल्वेंसी, क्या आज डिफरेंस समझ में आ रहा है? याद रहेगा। अब पूरा पैराग्राफ जो अभी हम पढ़ने वाले हैं उसका पूरा जनरल ओवरव्यू में दे चुकी हूँ, ठीक है। अब बस उसको एक बार रीड आउट करना है ताकि कंटेंट आपको मिल सके। तो व्हाट डू यू मीन बाय इंसॉल्वेंसी? इंसॉल्वेंसी इज द स्टेटमेंट और कंडीशन जिस स्टेटमेंट में आप क्या बोलते हो, अनेबल टू पे हिज डेट। लेकिन यही चीज जब फाइनली ऑर्डर के साथ लीगली बोल दी जाती है, बैंक्रप्सी फॉर इंडिविजुअल और लिक्विडेशन फॉर, लेकिन इंसॉल्वेंसी तीनों को लिए यूज होता है। डन। आओ तुम्हारी बुक से अब रीड करें। The word insolvency and bankruptcy, insolvency और bankruptcy generally use interchange। भैया सब लोग उसे जनरली कॉमन पैरेलेंस में इंटरचेंज करते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। हमें लगता है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी एक है, क्या एक है क्या? नहीं, बिल्कुल एक नहीं है। बट ये सिनोनिम्स नहीं है, डिफरेंस है। आओ नीचे डिफरेंसेस देखेंगे। इनका सबसे पहले इंसॉल्वेंसी समझेंगे। इंसॉल्वेंस वन हुज एसेट आर इनसफिशिएंट टू पे हिज डेट। इंसॉल्वेंसी मतलब वो सिचुएशन जिसमें एसेट कम है, नहीं डेट पे कर सकते, या फिर जनरल इनएबिलिटी टू पे हिज डेट, वही दूसरे तरीके से बोल रहे हैं। आओ, बैंक्रप्सी क्या बताया था मैंने? लीगली जब ये अनाउंस कर दिया जाता है, ठीक है, कोर्ट ने अनाउंस कर दिया, मैंने बोला इंसॉल्वेंट होगी क्योंकि मैंने अपनी खुद की बैलेंस शीट देख ली, अपनी सिचुएशन देख ली। लेकिन यही चीज जब कोर्ट डिक्लेयर कर देगा, ये एक लीगल स्टेटस है ऑफ पर्सन एंड एंटिटी हु कैन नॉट रिपे डेट टू द क्रेडिटर। ऊपर भी तो ये लिखा था, इंसॉल्वेंसी में भी तो ये लिखा था कि मैं नहीं पे कर सकती, यहाँ भी ये लिखा है कि नहीं पे कर सकती। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है? यहाँ अब आपको लीगली स्टेटस दे दिया गया है, यस आप सच बोल रहे थे, ठीक है। अब आपके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेगा। बैंकरप्ट जो हो जाता है उसके अगेंस्ट कोई एक्शन थोड़ा ना ले सकते। अब जो लेगी वही लेगी, बाकी कोई नहीं लेगा, ठीक है। देखेंगे उसकी भी डिटेलिंग। बैंकरप्सी प्रोसेस बिगिन विद द फाइलिंग द पिटीशन इन अ कोर्ट। कोर्ट में आप पिटीशन फाइल करते हो बिफोर, या फिर कोई भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास कि भैया हमें डिक्लेयर करो, वो अपने लेवल में चेक करेंगे और हमें अनाउंस कर देंगे। तो भाई इंसॉल्वेंसी क्या है? इंसॉल्वेंसी इनएबिलिटी ऑफ द डेटर टू रिपे देयर डेट। बैंकरप्सी ऑन द अदर हैंड फॉर्मल डिक्लेरेशन, फॉर्मली जब ये कोई डिक्लेयर कर देता है कोर्ट अकॉर्डिंग विद द लॉ, तो वो बैंकरप्सी कहलाता है। इंसॉल्वेंसी डिस्क्राइब करता है एक सिचुएशन जिसमें वो अनेबल टू मेट इट्स डेट होता है डेटर, और बैंकरप्सी अक्कर डिटरमाइन इंसॉल्वेंसी, हाँ लीगली आपको फाइनलाइज कर दे। बच्चों उसी को वो अलग अलग, बस उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करे। कंक्लूजन में पहले तुम्हें समझा चुकी हूँ। ये कह रही है भैया जब इसको लीगल ऑर्डर के फॉर्म में दे दिया जाता है तो बैंकरप्सी। इंसॉल्वेंसी एक स्टेट है, बैंकरप्सी एक कंक्लूजन है। ये उन्होंने मुद्दे की बात कर दी। इंसॉल्वेंसी एक स्टेट है मतलब स्टेटमेंट है, और बैंकरप्सी क्या है? एक कंक्लूजन है, फाइनल ऑर्डर है। फिर उन्होंने नीचे बताया इंसॉल्वेंसी इंडिविजुअल के लिए, ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेशन सबके लिए यूज किया जाता है। बैंकरप्सी बस इंडिविजुअल के लिए, और लिक्विडेशन कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट में कंपनी एलएलपी दोनों आता है। कॉर्पोरेट मतलब जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी हो, वो कंपनी की भी होती है, एलएलपी की भी होती है, ठीक है। यहाँ पूरे सब्जेक्ट में जो भी अभी हम थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं, यहाँ का कॉर्पोरेट पर्सन आया, तो कॉर्पोरेट पर्सन में किस किस को समझा जाता है? कंपनी एलएलपी को तो अभी दिमाग में रखो, इसके अलावा भी और क्या क्या चीजें आएंगी हम डिटेल में जाएंगे, ठीक। चलिए, फिर बोला भैया लिक्विडेशन क्या होता है? लिक्विडेशन मतलब क्या करे? क्लोज कर रहे हैं, वाइंड अप करे कॉर्पोरेशन का कोई भी इनकॉर्पोरेट एंटिटी जो लीगल प्रोसेस इनएबल टू मीट इस कंडीशन या फिर पे इट्स डेट, ये भी लीगली जब आता है। तो कुल मिला के कंक्लूजन ये है, इंसॉल्वेंसी सबके लिए यूज किया जाता है, बैंक्रप्सी फॉर इंडिविजुअल और लिक्विडेशन फॉर कंपनी एंड एलएलपी बोथ। डन, इंट्रोडक्शन क्लियर है। चलो, अभी बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले हम इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क यूएस का, यूके का पढ़ेंगे तो भैया बस इंडिया का पढ़ेंगे ना। पहले हम इंडिया का पढ़ने के लिए एलिजिबल हो जाए, इंडिया क्या बोलती है, फिर हम समझेंगे ना। एक्चुअल में हमने जो ले रखा है वो इंग्लैंड से ही ले रखा है ऑफ कोर्स, ठीक है, और सबके लॉ का थोड़ा सा कस्टमाइज वर्जन। तो ये आपको इसलिए बता रही है कि भैया पहले इंग्लैंड का देख लो, इंग्लैंड का भी करंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या चल रहा है। ऐसे ही आपको किसका बताएंगे? अमेरिका का बताएंगे, यूएसए का बताएंगे, फिर इंडिया का। सीधा इंडिया में आएंगे, पहले हम इंडिया का समझेंगे फिर हम वो सारी चीजें समझेंगे, क्योंकि वहां पे ऐसे भारी वर्ड्स आ जाएंगे। तो पहले इंडिया का तो फ्रेमवर्क समझो, फिर वहां से जैसे इंडिया का समझोगे तो वो क्या बातें कर रहा है जल्दी समझो। पहले वो समझाने जाओगे तो तुम्हें सर पैर तो अभी कुछ पता है नहीं, ठीक, तो वो अभी स्किप होगा। आ जाओ, थोड़ा सा हिस्ट्री आपको बताया है इंडियन लॉ का कि भाई स्टार्टिंग से तो था नहीं, कब आया? 2016 में। तो थोड़ी हिस्ट्री बताइए कि पहले जो लॉ ऑफ इंसॉल्वेंसी इंडिया था ना, ओरिजिन कहाँ से हुआ? इन दी इंग्लिश लॉ, ठीक। नीचे आ जाओ, कोर्ट वर एम्पावर टू मेक द रूल्स ग्रांट रिलीफ। जो भी ऐसे इंसॉल्वेंट चीजें आती थी तो भैया कोर्ट वोर्ट सिस्टम होते तो कोर्ट में मैटर लेकर जाते थे।
उस जमाने में जब अंग्रेज थे ऑब्वियसली दो एक्ट चलते थे, हिस्ट्री बताइए। प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट 2009 और प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 2020। वो टू मेजर ये इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड मैटर्स देखते थे। 2009 जो अप्लाई होता था, 2009 वाला जो अप्लाई होता था, इसमें जो लॉ होता था कुछ स्टेट्स में लगता था, कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास। देखो उस टाइम पे अंग्रेजों का राज था, तो 2009 वाला लॉ लगता था कैलकाटा में, बॉम्बे में, मद्रास में। बाकी जितने बच्चे बुच्चे हैं वहां पे कौन सा चलता था? 2020 वाला, ऑल दी प्रोविजंस ऑफ द इंडिया। ये दो एक्ट है एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स में भी लगते थे और पार्टनरशिप फर्म में भी लगते थे, और कंपनी के लिए मैटर अलग होते थे। आज की डेट में सब खत्म हो गया है, जब से 2016 आया है, रिपील कर दिया है उसने। 2009 भी खत्म, 2020 भी खत्म। क्या बस इन दोनों को खत्म किया है? नहीं। सीएस बनना है तो मॉड्यूल से तो बनना ही पड़ेगा। सीएस दुनिया देता है तीनों लेवल फ्रॉम दी ओनली मॉड्यूल। उन्होंने कहा बिफोर द 2016 नो सिंगल लॉ डील, कोई सिंगल लॉ डील नहीं करता था। मैं पहले बता चुकी हूँ बच्चों, पहले मल्टीपल लॉज होते थे। फॉलोइंग एक्ट्स डील विद द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी इंडिया, पहले ये सब चलते थे, सब खत्म हो गए। ये 2009 और 2020 तो समझ में आ गया। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 खत्म हो गया है क्या? कंपनीज एक्ट, इसकी जगह अगर मैं 2013 बोलूं, ठीक, अच्छा नीचे दे रखा है इन्होंने कहा कंपनीज एक्ट 1956 भी था, कंपनीज 2013, सरफाइसी भी था, डेट रिकवरी भी था, सिक्का तो सुना ही होगा मुझसे ही, बार बोलते रहते सिक्का सिक्का। ये सब कानून पहले चलते थे, आज की डेट में खत्म हो गए। या तो एक्ट खत्म हो गए, या तो उन एक्टों में से वो कौन सा वाला लिक्विडेशन वाली चीजों को हटा लिए, छोटा सा एक पार्ट हटा दिया। जैसे कंपनीज एक्ट में कुछ बहुत सारी चीजें हटाकर आईबीसी में रेफर कर दी है। अब कंपनीज एक्ट 2013 आया ना, ये तो मतलब 2016 तो बाद में आया। तो 13 में ऐसी बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं वाइंडिंग अप की बात करूं। वाइंडिंग अप ना दो टाइप के होते हैं, एक होता है कंपलसरी और एक होता है वॉलेंट्री। इधर ट्रांसफर हो गए, आपको कंपनीज एक्ट में देखने की जरूरत नहीं है, कहाँ देखना है? आईबीसी में देखना है। दैट मीन्स रिपील नहीं हुआ है कंपनीज एक्ट, उसके कुछ सेक्शंस रिपील हुए, सेक्शन को रेफर कर दे, भैया आईबीसी में देखो, आईबीसी में देखो, आईबीसी वो ओमिट हो गया, ओमिट हो गया, ओमिट हो गया। तो ऐसे उन्होंने कहा कुछ एक्ट हमने खत्म कर दिए, इनकी जगह ले लिया। जैसे कि क्या क्या खत्म हो गया? 2009 खत्म हो गया, 2000 बोलो 1909 खत्म हो गया, 1920 खत्म हो गया। पार्टनरशिप है, एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसकी कुछ चीजें, मतलब अगर उसमें लिखा होगा कि पार्टनरशिप फर्म कैसे खत्म होगी, अगर उनका दिवालिया निकल रहा है, तो वो सारी चीजें अब कहाँ ट्रांसफर हो गई है? आईबीसी में देखना है अपन को, ठीक है। कंपनीज एक्ट तो ये तो खत्म ही हो गया, 2009-13 आ गया, सिक्का पूरा खत्म, डेट रिकवरी है आज की डेट में, सरफाइसी है आज की डेट में, लेकिन उनके जो उससे रिलेटेड मैटर्स थे वो कहाँ ट्रांसफर होंगे? आईबीसी में। तो बैंक्रप्सी इंसॉल्वेंसी कौन सी लिस्ट में आता है? बचपन में पढ़ते थे तीन लिस्ट, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 क्या होता था? यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट। क्या होती थी ये कॉन्करेंट लिस्ट? जिसमें सेंटर और स्टेट, वेरी गुड, अगर डिस्प्यूट होगा तो फिर प्रिवेल होगा, अदरवाइज दोनों भैया मिलजुल के काम करो, सेंटर स्टेट दोनों ऑथराइज है। तो ये मैटर कहाँ गया है? आईबीसी वाला मैटर थर्ड में, दोनों मिलकर भाई, ठीक। अब यहाँ पे कुछ कमिटीज के नाम है, अभी देखो चैप्टर भी जनरल चल रहा है क्योंकि तुम्हें थोड़ा सा ओवरव्यू तैयार किया जा रहा है। थर्ड लॉ कमीशन, तिवारी कमेटी, नरसिम्हा कमेटी 1, नरसिम्हा कमेटी 2, जस्टिस इरादी कमेटी, सुने सुने लग रहे होंगे, एनएल मित्रा पढ़े थे, वेरी गुड। जे जे रानी कमेटी, ठीक है, राहुग्राम, देन फाइनेंशियल सेक्टर। इंपॉर्टेंट यही है जो तुम्हें याद करना है, मैं कहूंगी बाकी याद करना तुम्हारी खुद की श्रद्धा, लेकिन ये याद कंपलसरी करना। देखो यहाँ नहीं, इथिक्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इथिक्स में कमिटी बहुत पूछा जाता है, लेकिन यहाँ नहीं पूछा जाता है। लेकिन स्टिल मैं आपको एक बार वन वन रीड सबका कराऊंगी, और लास्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट जो तुम्हें डेटा के साथ याद करना पड़ेगा, वैसे तो डेटा नहीं दिया है, आगे चल कर देंगे। ये हिस्ट्री बता रहे कि कैसे कैसे जनरेट हुआ। लास्ट 2014 में आ जाओ, क्या बोलता है? बैंक्रप्सी लॉ रिफॉर्म कमिटी, दैट मीन्स इस यही फाइनली लेके आया होगा आपका आईबीसी। एग्जिस्ट द बैंक्रप्सी इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क, भैया यही लेकर आए, इसी ने रिव्यू किया। ऊपर से ये लोग क्या बोलते हैं, आओ सबसे पहले थर्ड लॉ कमीशन उनका, इसने प्रपोज किया था, क्या प्रपोज किया? 1920, जो खत्म हो चुका है। तुम्हें लगता है ये पूछेंगे? अगर पूछ रहे हैं तो जवाब भी मत देना तुम लोग,
एक्चुअली में अब ये, हाँ हाँ, वही तो दुनिया तो भाई, इन्होंने कहा कि भैया इसने क्या प्रपोज किया था, अमेंडमेंट किसके, 1920 के, बताओ। अब 1920 से तो हमें तो मूवी याद आती है 1920 वाली, है ना, ये कहाँ है कमिटी बोले। देखो वही मैं कह रही हूँ, पूछ यार, ये तो बड़ी, है ना, ये पिक्चर, पिक्चर में 1920 बताते हैं हमेशा ये लोग, है ना। चलो, तो देखो, तो गवर्नमेंट की अगर, अगर गवर्नमेंट की कमिटी पूछी तो तुम्हें तो याद करना है, वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट बताना है, ठीक है। इंस्टीट्यूट का कोई दीन धर्म होता है क्या, वही तो मैं कह रही हूँ, मैं वही तो कह रही हूँ, 99% चांस है नहीं, मैंने 1% क्यों छोड़ा है, क्योंकि इंस्टीट्यूट का दिमाग अगर फिर गया तो वो पूछ लेगा, ठीक है। फिर क्या बोला, तिवारी कमेटी ने क्या बनाया था, सिक्का बनाया था, जो आज की डेट में है भी नहीं। नरसिम्हा कमेटी ने क्या, रिकवरी ऑफ डेट, ये जो एक्ट पढ़ेंगे, ठीक है, एक डेट रिकवरी एक्ट, एक सरफाइसी एक्ट है, डेट रिकवरी एक्ट की बात हो रही है। टू ने क्या बोल दिया, सरफाइसी एक्ट बनाया भाई, पहला वाला ठीक नहीं लगा। जस्टिस रादी, इन्होंने क्या बोल दिया, सेटअप किया उन्होंने क्या, ये तो जानते हो ना, एनसीएलटी, लेकिन प्रपोज रिपील, साथ में क्या बोला, सिक्का बंद करो भाई और एनसीएलटी का सेटअप करो। एनएल ने क्या बोला, बैंक्रप्सी कोड, अब यहाँ से उन्होंने बैंक्रप्सी कोड प्रपोज किया, 2001 से कहानी चालू हुई, देखो 1 से कहानी चालू होकर 14 तक फाइनली एक कमिटी ने बोला और 2016 में बनके तैयार, तो 15-16 साल तो कुछ भी लॉ बनने में लग ही जाता है। फिर नेक्स्ट ने क्या बोला, प्रपोज चेंज, रिस्ट्रक्चरिंग, लिक्विडेशन, इन्होंने लिक्विडेशन में थोड़ा सा चेंज करो। फिर नेक्स्ट प्रपोज इम्प्रूवमेंट, वही तो, लिखना इनको सब है, हाँ, लिखना इनको सब है। प्रपोज, वो क्या होता है ना बेचारे, बना ही देते हैं। पढ़नी पड़ेगी, हमारी गलतियों से सीखो, ताकि जब तुम लॉ बनाओ तुम लोग गलती ना करो, लेकिन हम तो इंसान हैं, गलतियों का पुतला है ना। चलो, चेंज करेंगे इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर। फिर फाइनली इन्होंने बोला भैया ये थे जो लेकर आए थे, ठीक है। तो अगर एग्जाम में 1% चांस है आने के, तो एक बार देखना तो चाहिए 1%, ठीक है। लेकिन स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि हमें हमेशा वेट देखना चाहिए, क्या चीज कर सकते हो और क्या चीज नहीं, ठीक है। और जो कर सकते हो वहीं जाओ, जो नहीं कर सकते उनके लिए अपना माथा ऐसे फोड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजों को जाने देना चाहिए लाइफ से, ठीक, ठीक है आशी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। आओ, अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं, ये नया लॉ आईबीसी की जरूरत क्या थी, बताओ जरा। सिंगल लॉ, क्विकर प्रोसेस, और वेरी गुड, लेंडर्स एंटरप्रेन्योर दोनों को एनकरेज करता है, वेरी गुड, रिकवरी और प्लस रिवाइवल के साथ, है ना। वो पुराना तो बस रिकवरी करता था, भैया मारो इनको, खत्म करो इनको, पैसा तो बस मिलना चाहिए, और एक रेगुलेटर लेके आए, वेरी गुड, और 5 बातें हो गई हैं, वो भी ग्रुप बनाकर आंसर दिया है तुम लोगों ने, है ना। कितने पॉइंट्स थे यहाँ पर, देखो क्या क्या तुमने जवाब दिया, सिंगल लॉ बोला, क्विकर बोला, ये बोला, ये बोल दिए, यस। कौन सा नहीं बोला तुम लोगों ने, एनसीएलटी, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, ठीक है, नए वर्ड्स है इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, कोई बात नहीं, पुराने हो जाएंगे तुम्हारे लिए, वो इच्छा नहीं करी बोलने की, है ना। चलो, तो अब मैंने तुम्हें सिंपल वर्ड्स दिए, ठीक है। अब यही चीज ये लोग बताएंगे, देयर वाज नो सिंगल लॉ इन द कंट्री टू डील, अब खींचना आना चाहिए, खींच लोगे तुम भी, है ना, कि सिंगल लॉ तुम भी लिख के आ जाओगे, ठीक है। हाँ अभी तो वही चल रहा है फ्रेमवर्क वॉज इनएडुकेट, इनइफेक्टिव, रिजल्टेड इन दी अनड्यू डिले रेजोल्यूशन, आज की डेट में क्या हो गया, 180 डेज। लीगल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क नॉट एड लेंडर इफेक्टिव, पुराने वाले ये बुराई कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं, बुराई, कि भैया पहले वाले जो थे ना वो क्या करते थे, बेचारे हमारे जो लेंडर्स थे उनको भी संकोच, वो भी बहुत ज्यादा सोचते थे, ठीक है, बहुत प्रेशर देते थे, स्ट्रेन देते थे। फिर उन्होंने कहा कि पहले बहुत सारी अथॉरिटीज होती थी, ये बीआईएफआर पहली बार सुन रहे हो, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, सिक्का सिक्का बोलती थी ना, सिक्का की जो अथॉरिटी थी उसकी बीआईएफआर थी, आज की डेट में ये सब आ गए, ठीक है, आईबीबी आ गए। अब वापस से मैं जा रही हूँ सिक्का एक्ट में, सिक्का का ही सिस्टम था कि भाई कोई कंपनी अगर बीमार हो गई है तो जो बीआईएफआर होती थी वो जान लगाती थी इस कंपनी को ठीक करने में, रिवाइव करने में, ठीक है। ये वाला रोल अब कौन प्ले कर रहा है, आईबीबीआई आ चुका है, ठीक। इन्होंने कहा डीआरटी, हाई कोर्ट्स बहुत सारे होते थे, आज की डेट में हम सिंगल लेकर आ गए हैं अपना सिस्टम, एनसीएलटी और डीआर,
आओ, पूरा उन्होंने ऊपर वाले पैराग्राफ में बुराई कर ली। बुराई करने के बाद ऑब्जेक्ट सीधे स्टम्प पे बनाया कि भाई कंसोलिडेट और अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू रीऑर्गेनाइजेशन इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉर्पोरेट पर्सन। लेकिन क्या बस कॉर्पोरेट पर्सन नहीं, पार्टनरशिप फर्म भी और इंडिविजुअल इन अ टाइम बाउंड मैनर। हम एक सिस्टमैटिक तरीके से टाइम बाउंड मैनर में क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, सबकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना चाहते हैं, लॉ को कंसोलिडेट और अमेंड करना चाहते हैं और सबको एक टाइम बाउंड मैनर में सिस्टमैटिकली चलाना चाहते हैं। अब चाहे वो कॉर्पोरेट पर्सन हो, पार्टनरशिप फर्म हो या फिर इंडिविजुअल। ठीक, नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला, इफेक्टिव लीगल फ्रेम बनाना चाह रहे, टाइमली रिजॉल्व हो जाए, चाहे वो इंसॉल्वेंसी हो चाहे वो बैंक्रप्सी। ठीक, नॉट ओनली एनकरेज द एंटरप्रेन्योर बट ऑल्सो इंप्रूव द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, काम भी थोड़ा सा आसान से हो, फैसिलिटेट मोर इन्वेस्टमेंट लीडिंग टू हायर इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट। तो ये जनरल जनरल बातें बोली। ठीक है, चलिए अब यहां से 2016 का आओ फाइनली इंट्रोडक्शन पढ़े। एक कमिटी बताई थी, बैंक्रप्सी लॉ रिफॉर्म कमिटी, शॉर्टकट में BLRC। ठीक, आ जाओ, अब वो वाली हिस्ट्री लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा ने, ये जो पूरा पैराग्राफ है बस उसको आसान लैंग्वेज में बता दूं भैया। लोकसभा ने कब, 5 ऑफ 2016, राज्यसभा ने कब, 11 मई 2016 और फाइनली प्रेसिडेंट ने साइन किया 28 मई। ठीक है, ये नेक्स्ट आओ, ऑब्जेक्ट फिर से नहीं पढ़ेंगे, नीचे साइलेंट फीचर रिपीट है, आगे चल के पढ़ेंगे। आगे चल के हम क्योंकि 16-17 साइलेंट फीचर पढ़ने वाले, तो अभी क्यों ये 4-5 पढ़े, वहां जाके रिपीट ही होएगा। यहां से तुम्हारा कोड चालू। जब भी हम कंपनीज एक्ट चालू करते थे, जरा बताओ उसका सेक्शन नंबर 1 क्या होता था, एप्लीकेबिलिटी, सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशन, ये सारी है ना। तो ये भी यही कह रहा है, अभी ये सेक्शन नंबर 1 की बात कर रहा है। अगर मैं लैंग्वेज एकदम पढ़ाऊं तुम्हें, इस तरीके से होता है बेरेट की लैंग्वेज। सेक्शन नंबर 1 का सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 1 क्या बताता है, ऐसे ही पढ़ते ना, सेक्शन 1 सब सेक्शन 1 क्या बता रहा है, नाम बताता है, हमेशा नाम बताता है। सब सेक्शन 2 क्या बता रहा है, कहाँ एप्लीकेबल होगा, होल ऑफ द इंडिया। सब सेक्शन 3 क्या बोल रहा है, कम इनटू फोर्स, कब आया, जरा कंपनीज एक्ट मुझे बताओ कब आया था। हम बस देखते थे कि 2013 में तो आया है, लेकिन नोटिफिकेशन बाद बाद में भी आते थे। तो ये साफ इन्होंने बोला कि भैया वो डेट जो सेंटर गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, लेकिन डिफरेंट डेट में अपॉइंट डिफरेंट प्रोविजन ऑफ दिस कोड। भैया सब एक बार में उठकर नहीं आए थे, कोई मई में आया, कोई अप्रैल में, कोई दिसंबर में, कोई नेक्स्ट ईयर आया, ऐसे आते रहते। कंपनीज एक्ट के साथ भी यही था, सारे लॉ एकदम बन के तैयार नहीं होते, 50% आ गया और 50% बाद में आएंगे, ऐसे मिक्स चलता है। तो सेम उन्होंने ये बोला कि भैया अलग अलग डेट है। तुम्हारी बुक ने भी यही बोला है, पहले तो इन्होंने नाम बताया, ये IBC का नाम, फिर उन्होंने बताया कि भैया एप्लीकेबल होल ऑफ द इंडिया, फिर सब सेक्शन 3 बोला डिफरेंट डेट फॉर द डिफरेंट प्रोविजन। ठीक है, अभी सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2 क्या होता है, सेक्शन नंबर 2 क्या होता है, जनरल रूल डेफिनेशन, जनरल रूल डेफिनेशन, एक्सेप्शंस तो होंगे, यहां एक्सेप्शन वाला केस है। सेक्शन नंबर 2 तुम्हें अगर याद हो, तुम्हारा कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट में क्या होता था जरा मैं बता रही हूं। कंपनीज एक्ट में 4th वाला पॉइंट क्या होता था, कुछ याद है, कि कंपनीज एक्ट किस किस में लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी किस किस में लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, स्पेशल कंपनी, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जो बनी है, ऐसे पढ़ते थे ना, याद आ रहा है कि नहीं है ना, स्टैट्यूटरी कंपनी, ये सब पढ़ते थे। ठीक है, तो नाम पहले बताया, होल ऑफ द इंडिया बताया, फिर डिफरेंट डिफरेंट डेट वाला बताया, फिर कहाँ कहाँ लगेगा कंपनीज एक्ट, तो हम पढ़ते थे। तो इन्होंने इसको हटाकर क्या बना दिया, इसका सब, सॉरी सेक्शन 2, ये सेक्शन 1 है और ये सेक्शन 2, तो सब सेक्शन 4 ना बनाकर इन्होंने यहाँ पे बना दिया। तो आ जाओ, सेक्शन 1 याद रखना, नाम, होल ऑफ द इंडिया, डिफरेंट डेट फॉर द डिफरेंट प्रोविजन। अब सेक्शन 2 में जब हम आते हैं तो सेक्शन 2 क्या बोलता है, सेक्शन 2 बोलता है जो ये कोड है शेल अप्लाई ABCDEFG, ये जो लॉ है किस किस में लगेगा, पहले ही तुम्हें बता चुकी, कंपनी में लगेगा, पार्टनरशिप फर्म में लगेगा, LLP में लगेगा, इंडिविजुअल में लगेगा। आओ, सबसे पहला बोलता है भैया कंपनीज एक्ट वाली कंपनी भी यहाँ पर ही आकर उनका इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस चलेगी। लेकिन कंपनीज एक्ट में इन्होंने कहा वो तो होती है और स्पेशल एक्ट वाली भी तो होती है। स्पेशल एक्ट वाली कौन सी हो गई भैया, आपका सेबी एक्ट क्या है, LIC क्या है, ये सब क्या होते हैं स्पेशल एक्ट वाले। LLP जो एज पर किस एक्ट के अकॉर्डिंग है, उनके खुद के एक्ट के अकॉर्डिंग।
अदर बॉडी इनकॉर्पोरेट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन के थ्रू दे दिया तो वो भी। पर्सनल गारंटर भैया कॉर्पोरेट, यहाँ आता है कॉर्पोरेट डेटर। हु इज कॉर्पोरेट डेटर? जिसको उधार मिला है। आईटेक्स कॉर्पोरेट डेटर है जिसको उधार मिला है। आईटेक्स उधार नहीं पे कर पाया तो उसकी इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस जाएगी। तो इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस तो में वो जाएगा आईबीसी में, लेकिन भैया इसको गारंटी देने वाला कौन था? गारंटर, तो इस पे भी लगेगा। अगर आईटेक्स ने लोन दिया है और इस लोन आईटेक्स ने लिया और मैंने इसे दिया था, आईटेक्स नहीं चुका पाएगा तो किसके पीछे पड़ जाएंगे सारे क्रेडिटर? मेरे पीछे पड़ जाएंगे, गारंटर के। तो पर्सनल गारंटर पे भी आईबीसी लगेगा। तो आईबीसी किस किस में लग रहा है? कंपनी पे लगेगा, आईटेक्स कंपनी जिसका दिवालिया निकल गया, स्पेशल एक्ट वाली कंपनी का भी दिवालिया निकल सकता है, एलएलपी का भी, अदर बॉडी जो सीजी बोल दे, और पर्सनल गारंटर भी फंसा, पार्टनरशिप फर्म भी और प्रोप्राइटर फर्म। जबरदस्ती का प्रोप्राइटर फर्म बोला है, सोल प्रोप्राइटर की बात हो रही है। सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस भी अगर डूबा तो वो भी इधर आएगा। इंडिविजुअल भी आएगा, लेकिन अदर देन हम उस इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे जो ई पॉइंट में। जरा बताओ ई पॉइंट में कौन है? क्योंकि मैंने पर्सनल गारंटी दे दी, उन्होंने कहा कि पर्सनल गारंटी भी आएगा और इंडिविजुअल है। हम उस इंडिविजुअल क्यों, वो भी तो इंडिविजुअल है, उसको क्योंकि ऊपर कवर कर चुके हैं इसलिए नीचे कवर नहीं हुआ। बस ये है लॉजिक। बात समझ में आ रही है? बोलो। सेक्शन 2 एप्लीकेबिलिटी की बात करता है। ठीक है, पॉइंट्स काउंट करो। 7। क्या 7 पॉइंट याद हो गए? कंपनी के कितने थे जरा बताओ? एक नॉर्मल कंपनीज एक्ट वाला, एक स्पेशल एक्ट वाला, और पहले कंपनी के। अदर कॉर्पोरेट भी बोला जो सीजी बोलते, ठीक है, मतलब सीजी जिसमें उंगली रख दे वो भी कवर हो जाएगा। स्पेशल, नॉर्मल कंपनी, स्पेशल एक्ट और अदर कॉर्पोरेट जो सीजी बोलते, 3 कंपनी को हो गए। अब एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म, सोल प्रोप्राइटर, इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट पर्सन को देने वाला पर्सनल गारंटर। याद रहेंगे पूरे 7 पॉइंट? डन डन, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब इस स्टार्ट हो गया हमारा आईबीसी। ठीक, स्टार्ट हो गया आईबीसी, अब जनरल बातें नहीं चल रही है। ऑब्जेक्टिव क्यों आया आईबीसी? देखो फिर से घिसी पिटी बातें। आओ, कंसोलिडेट, अमेंड करने के लिए, रीऑर्गेनाइज करने के लिए, एंश्योर द मैक्सिमाइजेशन, क्या? एसेट की वैल्यू। देखो भाई, अगर मेरा दिवालिया निकल गया है ना, तो तुम खुद से नोटिस करो कि मैं जब प्रॉपर्टी बेचूंगी तो औने पौने दाम में जाएगा। यहां पर जब हम एक लीगल प्रोसेस में आ जाते हैं तो हमारा बेस्ट ट्राई क्या रहेगा? एसेट्स की वैल्यू बनी रहे। कोई मजबूरी में बेचता है तो बहुत सस्ता बेचता है, हम चाहते हैं एसेट की वैल्यू बनी रहे, मैक्सिमम वैल्यू मिले। प्रमोट करना चाहते हैं किसको? एंटरप्रेन्योरशिप। इंक्रीज करना चाहते हैं किसको? अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, मतलब लेंडर को प्रमोट करना चाहते हैं। बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर, भैया सारे स्टेक होल्डर का भी इंटरेस्ट बैलेंस रहे। स्टैब्लिश करना चाहते हैं, ये क्या लिखा है? IBBI बोल सकती हूँ फुल फॉर्म, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्टी बोर्ड ऑफ इंडिया। ये रेगुलेटर है, ये रेगुलेटर बार बार आएगा। हम चाहते भैया इसकी रेगुलेटरी स्टैब्लिश हो, ये IBBI। प्रोवाइड करना चाहते हैं प्रोसीजर जो कनेक्टेड है और जो इंसिडेंटल मैटर। कुल मिला के ये ऑब्जेक्ट फिर से आया। चलो, हाउ कोड इज ऑर्गेनाइज, कैसे ऑर्गेनाइज है? इनका टोटल सेक्शन इसमें कितने हैं? बहुत ज्यादा सेक्शन है नहीं, और तुम्हें पूरे पढ़ने, कुछ सेक्शन यहाँ पढ़ोगे और कुछ सेक्शन ओपन बुक में पढ़ोगे, तुम पूरे सेक्शन कवर करोगे। ठीक है, तो 50% यहाँ पढ़ते हो, 50% कहाँ पढ़ते हो? ओपन बुक में पढ़ते हो। ठीक, तो 255 सेक्शन है टोटल। कितने? 5 है, 5 पार्ट है। पार्ट 1 2 3 4 5। आओ इधर देखते, यहाँ पहले शॉर्ट में बता दूं, ये 5 पार्ट है। पहला प्रिलिमिनरी, सेक्शन 1 से 3 तक। सेक्शन 1 क्या था? नाम, होल ऑफ द इंडिया, डिफरेंट प्रोविजन। ठीक है, सेक्शन 2 एप्लीकेबिलिटी बताता है। सेक्शन 2 अभी देखा ना। 3 क्या बताता है दीदी? 3 क्या बताता है? 3 आपको बताएगा डेफिनेशन। 3 आपको क्या बताएगा? डेफिनेशन। आपने पहला पार्ट अपना खत्म किया। फिर 2 क्या बता रहा है? इंसॉल्वेंसी, रिजोल्यूशन, लिक्विडेशन। किसका? मतलब एक कंपनी की कैसे पूरी प्रोसेस चलती है और एक एलएलपी की कैसे पूरी प्रोसेस चलती है। ये सेक्शन कहां से कहां तक? सेक्शन 4 से लेकर 77 तक पढ़ोगे। तुम्हारी बुक का प्रेजेंटेशन ये देखो। पार्ट 1 समझ में आ गया, प्रिलिमिनरी। पार्ट 2 कॉर्पोरेट पर्सन, कॉर्पोरेट पर्सन में कंपनी एलएलपी दोनों। अब ये देखो, ये सेक्शन जहां से चालू हो जाएंगे। अब क्या लिखा है बताऊंगी, ठीक है। किसके याद करने जरूरी है, किसके नहीं, वो डिटेल में देंगे। कुछ याद करने भी है और कुछ नहीं भी करने, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या बोलता है? एक इंसान का अगर प्रोसेस होगी
तो पार्टनरशिप फर्म की प्रोसेस होगी, वो कैसे होती है? फिर किसके रेगुलेशंस? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, ये कुछ वर्ड्स अभी धीरे धीरे लेकर जाऊंगी, इनके रूल्स रहेंगे। बीच के मीडिएटर जो पूरे काम को करवाएंगे, 3 लोग हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, तुम सारे सीएस वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स बनोगे। एजेंसी तुम्हारा इंस्टीट्यूट बनता है, एजेंट बनता है, ठीक है। आईसीएसआई, आईसीएआई और सीएमएडब्ल्यू जो तुम्हारा है, वो सब इंस्टीट्यूट एजेंसीज है। और इंफॉर्मेशन यूटिलिटी क्या था? एक डेटाबेस तैयार कर रहा था, ठीक है। मिसलेनियस बाकी के बच्चे बच्चे। अब आपकी ओपन बुक में क्या पढ़ने वाले हो तुम? ओपन बुक में क्या पढ़ने वाले हो? इंडिविजुअल और पार्टनरशिप, आपका जो सब्जेक्ट है जो बाद में मैं पढ़ाऊंगी, ये ओपन बुक में पढ़ोगे। मतलब यहाँ सीआरवीआई में आपका जो सब्जेक्ट मैं पढ़ा रही हूँ, सीआरवीआई का कौन सा पार्ट पढ़ा रही हूँ? थर्ड पार्ट, जो कितने मार्क्स का है? 40 मार्क्स का है। ये पूरा का पूरा किसकी बात करता है? कॉर्पोरेट पर्सन। ये बताएगा कि एक कंपनी की अगर इंसॉल्वेंसी होती है, एक एलएलपी की इंसॉल्वेंसी होती है, तो उसका प्रोसेस क्या है। ओपन बुक ये भी बताता है और प्लस क्या बताता है, ये मतलब एक इंडिविजुअल की इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस कैसे चलेगी और पार्टनरशिप कैसे चलेगी, वो पूरा ओपन बुक। मतलब इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड मैटर आप यहाँ इस सीआरबीआई में नहीं देखेंगे, क्योंकि ये कंपनी 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 लॉ समझ लो एक तरीके से, कॉर्पोरेट की बात करता है, ठीक है। लेकिन एक इंसान का भी दिवालिया निकलता है, पार्टनरशिप फर्म का होता है, वो आपके ओपन बुक में डिटेल में पढ़ते हैं। डन। तो ये उन्होंने एक ओवरव्यू दे रखा है, और ओवरव्यू देने के बाद इन्होंने बताया कि हम कुछ सेलेंट फीचर्स पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये सेलेंट फीचर्स पूरे चैप्टर की, पूरे कोड की क्या है, 17 पॉइंट्स दिख रहे हैं। इस पूरे 17 पॉइंट्स में उन्होंने एक तरीके से समअप बनाया है, समरी बनाया है कि ये प्रोसेस कैसे होती है। तो ये शॉर्ट में पढ़ेंगे, लेकिन शॉर्ट से एक नॉलेज क्रिएट होता है तुम लोगों का, ठीक है। चलो, इसे स्टार्ट करने से पहले कुछ अथॉरिटी समझेंगे। यहाँ पे सबसे पहली अथॉरिटी क्या लिखा है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अब यहाँ पे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या दिख रहा है? अब जब हम लॉ पढ़ेंगे, क्या हो गया, पढ़ा रही हूँ मैं, हाँ पढ़ाऊंगी मैं, इसीलिए सुबह पढ़ाना चाहिए तुम लोगों को, है ना, कल से सुबह ही पढ़ाऊंगी, है ना। चलो ठीक है, यहाँ मैं छोड़ रही हूँ, माफ कर रही हूँ, नहीं नहीं मैं माफ कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ मैं छोड़ रही हूँ। चलो नेक्स्ट क्लास में